हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं इस मूवी का ब्रेकडाउन देने जा रहा हूँ। वो एक कल्ट क्लासिक है और इसकी काफ़ी ज़्यादा फॉलोइंग भी है। ये मूवी आई थी साल 2013 में और उसका नाम है दाबे दी पोजेशन। वैसे तो इस फ्रेंचाइज में 6 मूवीज़ हैं और आज मैं इसके 4th पार्ट को एक्सप्लेन करूँगा। इस फ्रेंचाइज में हर मूवी की स्टोरी एक दूसरे से अलग है और आप इसको अलग अलग करके भी देख सकते हो। ये एक फाउंड फुटेज टाइप मूवी है जो रियल इंसिडेंट पर बेस है। इस मूवी के डायरेक्टर है हसन काराकाताग और हसन ने ही जिन के कॉन्सेप्ट को तुर्किश हॉरर जॉनर में इंट्रोड्यूस करवाया था। इस मूवी में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट है। मूवी जितनी सादी लगती है उतनी है नहीं। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.8 और मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले आप ये मूवी देख लो वरना मज़ा नहीं आएगा। तो अपने स्नैक्स और ड्रिंक्स ग्रैब कर लो और बगैर टाइम ज़ाय किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें बताया जाता है गांव के बारे में जिसका नाम है किबले दरे, जिसको रातों रात खाली करा दिया गया था। और इसकी वजह ये बताई जाती है कि यहाँ लोग पागल होने लग गए थे और इनमें मुख्तलिफ बीमारियाँ पैदा होने लगी थी और यहाँ पैदा होने वाले बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे थे बर्थ डिफेक्ट्स। यहाँ पे वो न्यूज़ दिखाई जाती है जिसमें इसी गांव की बात हो रही है और वहीं हमें मिस्टर कुबिले जो एक पॉलिटिशियन है और डॉक्टर इरहान जो एक साइकेट्रिस्ट है कि फ़ोन पर होने वाली कन्वर्सेशन सुनने को मिलती है। इसमें लोगों का दबाव होता है मिस्टर कुबिले पर कि वो किबले दरी में होने वाले वाकयात की वजह पब्लिक को बताएं कि वहाँ गवर्नमेंट ने ऐसा क्या किया था कि वहाँ पैदा होने वाले बच्चों में बर्थ डिफेक्ट्स हो गए। और मिस्टर कुबिले यही पूछ रहा था डॉक्टर इरहान से। डॉक्टर सिर्फ उसको इतना कहता है कि मेरी एक फ्रेंड डॉक्टर इब्रू इस विलेज में जा चुकी है और उस विलेज की रिकॉर्डिंग भी है जो आपको उसकी यूनिवर्सिटी से मिल जाएगी। और ये कहकर डॉक्टर फोन रख देता है और अब हमें दिखाई जाएगी वो फाउंड फुटेज जो मिस्टर कुबिले को मिली है और यही से मूवी स्टार्ट होती है। यहाँ हमें नजर आती है डॉक्टर इब्रू जो एक साइकेट्रिस्ट है और उसको सुपर नेचुरल केसेस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि उसके मुताबिक इन लोगों पर जिन हावी नहीं होता बल्कि इन लोगों को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। यहाँ कोई मेंटल इलनेस होती है जिसमें एक इंसान को ऐसा लगता है कि उसके अंदर 2 पर्सनैलिटीज रहती हैं और यही साबित करने के लिए वो आई है एक एग्जॉर्सिस्ट के पास। वो घर के अंदर जाती है और वहाँ हमें नजर आता है फारूक जो एक एग्जॉर्सिस्ट है और लोगों में से जिन्नात को बाहर निकालता है और इब्रू को भी उसने ही इनवाइट किया है एग्जॉर्सिज्म को देखने के लिए। वहाँ वो एक औरत का एग्जॉर्सिज्म कर रहा होता है। फारूक के मुताबिक उस औरत के अंदर एक जिन है जिसकी उम्र 1300 साल है। वहाँ 5 लोगों ने मिलकर उस औरत को पकड़ा हुआ होता है और फारूक के सामने रखा होता है एक पानी से भरा हुआ टब जिसमें होती हैं मछलियाँ और इब्रू ये सब रिकॉर्ड करती है। जिन उन लोगों पर भारी पड़ने लगता है तब फारूक एक तावीज डालता है उस टब में और उसके बाद वो उस टब को कवर कर देता है एक चादर से और जब वो उस टब की चादर को हटाता है तो उस टब में मौजूद पानी बन जाता है खून। वहाँ मौजूद हर कोई खौफजदा हो जाता है और वो औरत भी फ्री हो जाती है और तोड़फोड़ करने लगती है और भागकर चली जाती है एक दूसरे कमरे में जहाँ होता है बिल्कुल अंधेरा। फारूक उस औरत के पीछे उस कमरे में जाता है और इब्रू को अपने पीछे रहने का कहता है और उसके बाद फारूक उस औरत के ऊपर एक चादर डाल देता है। इसके बाद उस औरत के मुंह से निकलता है ये। उसके बाद हम देखते हैं कि वो औरत ठीक हो जाती है। कैमरा जाता है इब्रू की तरफ और उसको ये सब झूठ लग रहा होता है। वो कहती है फारूक ने अपना शो परफॉर्म तो कर लिया मगर मुझे इस पर यकीन नहीं है। तो अगली सुबह वो जाती है फारूक का इंटरव्यू लेने। वहाँ वो अपना कैमरा सेट करती है और पूछती है उस औरत के बारे में जिसको फारूक ने कल ठीक किया था। तो फारूक इब्रू को बताता है कि उस औरत को पानी से अचानक डर लगने लगा था। वो ना नहा पा रही थी और ना ही वो पानी का इस्तेमाल कर पा रही थी। तो घर वालों ने मेरे बारे में सुना हुआ था तो उन्होंने मुझे बुलाया और मैंने उसे ठीक कर दिया। वहाँ इब्रू फारूक को बोलती है कि हो सकता है कि ये सब एक ड्रामा हो और ये सब तुमने सेट किया हो और वो औरत भी तुम्हारे साथ मिली हुई हो। जिस पर फारूक कहता है कि मैं कुछ भी कर लूँ तुम्हें और तुम्हारे प्रोफेसर को इस बात पर यकीन नहीं होगा कि जिन्नात असल में भी होते हैं। तो इब्रू कहती है कि मेरे पास भी एक ऐसा ही पेशेंट है, अगर तुमने उसको ठीक कर दिया तो तुम अपनी बात साबित कर दोगे। और फारूक इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। वहाँ सुबह हो जाती है और हम देखते हैं फारूक के घर बाहर दीवार पर सिम्बल्स बने हुए होते हैं और घर के अंदर भी कुछ ऐसे ही अरेबिक नंबर्स और टेक्स्ट देखने को मिलते हैं। इब्रू फारूक से उन सिम्बल्स के बारे में पूछती है तो फारूक कहता है कि ये घर को और हमें जिन्नात, बुरी नजर और जादू से बचाने के लिए है। वहाँ फारूक इब्रू को दिखाती है उस पेशेंट की फाइल जिसके बारे में कहा जाता है कि एक जिन ने उसको पोजेस किया हुआ है और वो होती है एक लड़की जिसका नाम है कुबरा और वो इब्रू की दोस्त है और वो रहती है दूसरे सिटी में। वहाँ फारूक अपना सामान पैक करता है और चला जाता है इब्रू के साथ। क्या आपने ये नोटिस किया, सफर पर जाते फारूक की मॉम पानी उनकी गाड़ी के आगे डाल देती हैं, लेकिन ऐसा क्यों? ये एक इस्लामिक प्रैक्टिस होती है जिससे इंसान का सफर सेफली गुजर जाता है और वो रास्ते में होने वाले खतरों से महफूज रहता है।
वहाँ इब्रू रास्ता भूल जाती है और रात को कार रोक के कॉल करती है रफीका को, जो है कुबरा की मॉम, और वहाँ वो उसको सही रास्ता बताती है। लेकिन रोड मिलेगा कहाँ से ये उनको नहीं पता चलता, क्योंकि वो लोग रोड से उतर चुके थे और गाड़ी ड्राइव कर रहे थे कच्चे रोड में। रास्ते में उनको नजर आता है घर, जिससे वो हाईवे का पता करने जाते हैं। वो एक आदमी से पूछते हैं किबले दरे विलेज के बारे में, और किबले दरे का नाम सुन के वो आदमी हो जाता है बिल्कुल पागल। वो उन पर हमला करने लगता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी उनको आवाज आती है एक औरत के रोने की। इब्रू अपना कैमरा साथ लेती है और वो दोनों जाते हैं उस आवाज के पीछे। वहाँ उनको कोई औरत तो नहीं मिलती, लेकिन मिल जाता है एक भेड़िया और वो उन पर हमला करता है, लेकिन वो लोग उससे बच जाते हैं। तब वो रुक जाते हैं एक अजीब सी जगह पर, जहाँ उनको मिलती है अजीब व गरीब चीजें और आती हैं ये वाली आवाजें। वहाँ उनको एक मकबरा नजर आता है, इसके सामने होती है एक ग्रेव। वहीं पर थोड़ा आगे उनको एक साइन भी नजर आता है, जिसमें एक ट्रायंगल के बीच में बनी होती है एक आंख, और इसको बनाया होता है जानवरों और इंसानों की हड्डियों से। वहाँ उनको एक अजीब सा विशिंग ट्री भी नजर आता है, जिस पर लोगों ने लटकाई होती हैं अजीब व गरीब चीजें। उनको नजर आता है एक नंबर 7175, जिसको किसी ने ट्री के ऊपर कार्व किया होता है। इस नंबर को आपने याद रखना है, ये आगे बहुत जगह यूज होगा। वहाँ वो लोग गाड़ी में बैठकर आगे चले जाते हैं। रास्ते में उनको मिल जाता है एक चरवाहा, जिसका नाम है इलियास, जिससे वो पूछते हैं टाउन जाने का रास्ता। तो इलियास उनसे पूछता है कि तुम्हें वहाँ क्या काम है। तो वो कहते हैं हम जा रहे हैं रफीका दुरान से मिलने, जिसके हस्बैंड का नाम है बिलाल दुरान। तो इलियास कहता है कि वो बिलाल दुरान जिसका ताल्लुक किबले दरे से था। तो इब्रू कहती है हाँ वही, वो लोग बहुत पहले यहाँ से चले गए थे और अब वो रहते हैं एक बहुत बड़े मेंशन में। इलियास उनको रास्ता बताता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उनको मिल जाता है सही रास्ता और वहाँ वो पहुँच जाते हैं कुबरा के घर। वहाँ हम देखते हैं रफीका और उसकी बेटी इसरा को। वो लोग घर के अंदर जाते हैं, जहाँ उनको मिलती है फातिमा, जो बिलाल की बहन है, और वो उन लोगों को देखकर गुस्सा हो जाती है और उन पर बरस पड़ती है कि कुबरा की तबीयत ठीक नहीं है और ये लोग अब आ गए हैं उसको तंग करने के लिए और उसकी रिकॉर्डिंग भी करना चाहते हैं। वो इब्रू फारूक को जानने कहती है, इस पर रफीका उनको रोक लेती है। फातिमा वहाँ से चली जाती है और उसके बाद फारूक पूछता है कि कुबरा कहाँ है। तो रफीका कहती है कि वो सो रही है, जिस पर वो लोग चले जाते हैं गांव वालों से बात करने के लिए। वहाँ वो मिलते हैं उस गांव के हेड, जिसको तुर्किश में कहा जाता है मुख्तार, और उसका नाम होता है उस्मान। वो उनसे कुबरा के बारे में पूछते हैं तो वो कहता है कि उसको एक जिन ने पोजेस कर लिया है और सब शुरू हुआ था किबले दरे से। तभी वहाँ एक आदमी आता है और वो उन पर हमला करने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले उस आदमी ने किया था। तब तक हमने देखा कि लोग किबले दरे का नाम सुनते ही इनको मारने के लिए दौड़ते हैं और कोई भी उस गांव के बारे में बात नहीं करना चाहता। उसके बाद रफीका फारूक को दिखाती है कुबरा की शादी की रिकॉर्डिंग, जिस दिन से ये सब शुरू हुआ था। वो लोग अपने कल्चर के मुताबिक फंक्शन को एंजॉय कर रहे होते हैं कि अचानक कुबरा उठकर वहाँ से चली जाती है और जब वो वहाँ वापस आती है तो हम देखते हैं कि उसकी आंखें रेड हो चुकी हैं और उसके हाथ में है एक नाइफ, जिससे वो एल्डर को स्टैब कर देती है, जिससे कुबरा की शादी होने वाली थी और वहाँ क्योस मच जाता है। वो एल्डर को स्टैब करने के बाद भी मल्टीपल टाइम उसको स्टैब करती है और कहती है ये और यहाँ वो रिकॉर्डिंग हो जाती है खत्म। तो इब्रू फारूक से कहती है कि कुबरा क्या बोल रही है और फारूक उसका मतलब बताता है कि ये अरामी लैंग्वेज है, जो हजरत ईसा की लैंग्वेज है और उन्होंने डेजर्ट में जिन्नात से इस लैंग्वेज में बात की थी और यहाँ कुबरा जो बोल रही है उसका मतलब है 7175। तो इब्रू कहती है कि ये तो वही नंबर है जो हमने उस अजीब से विशिंग ट्री पर देखा था। तो इसरा कहती है कि एक दिन कुबरा अपने कमरे में नहीं थी, हमने हर जगह ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली, को वो मिली उस दरख्त के पास। तो फारूक उठता है और बाहर जाके उनका घर देखने लगता है और वहाँ वो देख लेते हैं कुबरा को, जो उनको ही देख रही होती है। वो उससे मिलने जाते हैं और वो इब्रू को पहचान लेती है। फिर फारूक कुबरा से पूछता है कि जिस दिन तुम्हारी शादी थी उस दिन तुमने अपनी मॉम से कहा था कि आज मैं मरने वाली हूँ, उस बारे में कुछ याद है? तो वो कहती है नहीं। तो फारूक कुबरा से पूछता है मेन सवाल, क्या तुम्हें उस दिन के बारे में कुछ याद है जिस दिन तुम्हारी शादी थी? तो वो कहती मुझे बस एक आवाज याद है जो थी एक औरत की, जो मुझे बार बार कह रही थी कि उसको मार दो, यानी एल्डर को। तब इब्रू उससे पूछती है क्या तुम दोनों का कभी झगड़ा हुआ था या कभी उसने तुम्हें हिट करने की कोशिश की? तो वो कहती है नहीं, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। तभी फारूक नोटिस करता है उसके हाथ पर बना हुआ पैटर्न। फारूक उससे पूछता है कि उस रात के बारे में कुछ याद है जब तुम गई थी उस विशिंग ट्री के पास जो टाउन से बाहर है?
तो वो कहती है हाँ, जब भी मैं उस ट्री के बारे में सोचती हूँ मेरे जहन में कॉफिन आता है और मैं उसके अंदर हूँ और कोई मुझे चोक कर रहा है, यानी मेरा गला घूंट रहा है। इसकी वजह से मैं सांस नहीं ले पाती और इस वजह से मैं मर जाती हूँ और दोबारा पैदा होती हूँ एक छोटे बच्चे की तरह। तो फारूक कहता है क्या एक ऐसा बच्चा जिसकी सिर्फ एक आंख है? तो वो कहती है हाँ, एक ऐसा बच्चा जिसके लिप्स नहीं है और उसकी सिर्फ एक आंख है, वो भी फोरहेड पे। वहाँ रफीका उन लोगों को दिखाने ले जाती है कुबरा की कपड़े जिस पर लगा होता है खून और वो नाइफ भी उनके पास होती है जिससे कुबरा ने स्टैब किया था एल्डर को। वहाँ हमें पता चलता है कि उसके बाद कुबरा को पुलिस ले गई थी और उसको वहाँ से मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया था जहाँ उसकी ट्रीटमेंट की गई और उसको वापस घर भेज दिया गया, लेकिन उसकी तबीयत अभी भी खराब है। तो फारूक पूछता है कि कुबरा के डैड बिलाल की मौत कैसे हुई थी? तो वो कहती है कि वो उसी दिन मर गया था जिस दिन कुबरा पैदा हुई थी। वो अचानक से गिर गया और उसके मुंह से ब्लैक फोम निकल रहा था। फारूक उनसे कहता है कि मैं चाहूंगा कि आप इन बीड्स को फौरन उतार दें और इसकी वजह ये है कि इन बीड्स का असल मकसद है शैतान से मदद मांगना, क्योंकि इनके बीच में बना हुआ ब्लू पार्ट रिप्रेजेंट करता है वन आई को, जो बेबीलोनियन टाइम से सिंबल है जिन का। तो वो लोग सारे घर से वो बीड्स हटा देते हैं और उसके बाद वो शुरू करते हैं कुबरा का एग्जॉर्सिज्म। वहाँ फारूक कुछ पढ़ता है और उसको फूंक देता है एक बोतल में जिसमें होती है खुशबू, और वो खुशबू कुबरा के हाथों में डाल देता है और उसको अपने हाथों में रब करने के लिए कहता है। उसके बाद फारूक कुबरा से कहता है कि इसको स्मेल करो। जब कुबरा उसको स्मेल करती है तब वहाँ होता है ये। वो बेड जोर जोर से हिलने लगता है और वहाँ कुबरा के हाथ जलने लगते हैं और कैमरा काफी ज्यादा शेक होने के बाद जब स्टिल होता है तो कुबरा कहती है कि वो यहाँ है और मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। उसके बाद उसको नोज ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और वो जाके बैठ जाती है बेड के नीचे। फारूक उसको एक चादर से कवर कर देता है और उसके बाद अपना हाथ डालता है उस चादर के अंदर, और जब वो अपना हाथ वापस बाहर निकालता है तो उस पर लिखा होता है मुरा, जिसका मतलब होता है मिरर यानी आईना। इस पर इब्रू उससे पूछती है कि ये इतना जरूरी क्यों था कि उसने तुम्हारे हाथ पर लिखा आईना। इस पर फारूक कहता है कि जिन आईनों के अंदर रहते हैं। फिर वो उनको पढ़कर सुनाता है एक बुक जिसमें लिखा होता है कि अगर कोई अरेबिक जिन किसी बॉडी को पोजेस कर ले तो वो मैसेज भेजता है मुरा का, जिसका मतलब होता है आईना। उसके बाद फारूक कहता है कि मुझे 2 आईने और एक कैंडल चाहिए। उसके बाद इब्रू फारूक से कहती है पहले उस औरत पर काली चादर डाली थी तो वो उसके बाद ठीक हो गई थी, इस बार ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो फारूक कहता है कि इस बार हालात अलग हैं, ये जिन बहुत ज्यादा खतरनाक है और ये इंसान के जिस्म को तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो मर नहीं जाता या वो जिन उसको खुद नहीं मार देता। तो इब्रू उससे कहती है कि जब तुम्हें लगे कि तुम आगे काम नहीं कर सकते तो वहीं पर इसको छोड़ देना ताकि रफीका कुबरा को हॉस्पिटल में एडमिट कराने पर राजी हो जाए। अब इब्रू को यहाँ भी लग रहा होता है कि फारूक झूठ बोल रहा है और इब्रू के इतने पक्के यकीन की वजह से हमें भी यही लगने लगता है। इब्रू के मुताबिक कुबरा को किसी जिन ने पोजेस नहीं किया बल्कि उसको मेंटल इलनेस है जो सही ट्रीटमेंट से ठीक हो सकती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कुबरा को जो सो रही है मगर उसके साथ कोई और भी है और वहाँ का फर्नीचर हिलने लगता है और मिरर में जो कुबरा है तो उसकी मूवमेंट अलग है और वहाँ वो चली जाती है रफीका के कमरे में जहाँ वो सिर्फ उनको घूर रही होती है। उसके बाद वो वापस चली जाती है अपने कमरे में। फुटेज कट होती है सुबह को और हम देखते हैं वो लोग अपना ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, लेकिन इतने में इब्रू चोक करने लगती है और उसके मुंह से निकलती है वही बालों जैसी चीज जिसमें लगा होता है खून। इसको देखकर वो लोग डर जाते हैं और फारूक उस चीज को रख लेता है एक टिश्यू में। फारूक और इब्रू जाते हैं उस मिरर वाले कमरे में और रफीका और इसरा को वहीं रुकने के लिए कहते हैं। उस मिरर रूम में हम देखते हैं 2 आईनों को एक दूसरे के सामने रखा हुआ होता है और कैंडल्स भी रखी हुई होती हैं। फारूक के मुताबिक ये ट्रेडिशनल तरीका है जिन्हों से बात करने का बेबीलोनियन टाइम से। वहाँ फारूक एक बैग में से फ्लोर यानी आटा निकालता है और उसको जमीन पर डाल देता है और उसके बाद वो आईनों के सामने बैठकर अपने ऊपर एक काली चादर डाल देता है और इब्रू से कैमरा ले लेता है ताकि वो बाद में शिकायत ना करे। वहाँ फारूक जिनसे पूछता है कि बताओ तुम्हें ताकत कहाँ से मिलती है और तुम्हें कुबरा से क्या चाहिए। उसके बाद वहाँ हम देखते हैं एक सिंबल जिसका मतलब फारूक बताता है टॉयलेट स्पेल, जिसको डेथ स्पेल भी कहा जाता है। अब टॉयलेट स्पेल का नाम से ही पता चल जाता है जो किया जाता है बाथरूम पे। उसके बाद हम देखते हैं फारूक वहाँ जाके उस टॉयलेट को खोदने लगता है
और वहाँ से वो निकालने लगता है कर्स चीजें, जिनमें होते हैं हेयर, एमुलेट्स, चार्म, बीड्स और डॉल से भी ज्यादा भयानक चीजें। आप खुद देख लो। उसके बाद फारूक उन एमुलेट्स को खोलना शुरू करता है, जिसको बंद किया होता है बालों से। उनमें से एक एमुलेट में उनको मिलती है रेफिका और बिलान की तरह की कटआउट, और फारूक कहता है कि ये फीटस स्पेल है जो किया गया है कुबरा पर जब वो पैदा भी नहीं हुई थी। और उसमें लिखा होता है कि जब कुबरा 23 साल की हो जाए तो सबसे जालिम और खतरनाक जिन उसकी बॉडी को पोजेस कर ले और उसके डैड उसी दिन मर जाए जिस दिन वो पैदा हो। और उसके बाद हम देखते हैं कुबरा को, जिसकी कंडीशन और ज्यादा खराब हो जाती है। वहाँ इब्रू कुबरा को हॉस्पिटल ले जाने का बोलती है और फारूक कहता है कि जब काम खत्म होने वाला है तब तुम उसको रोकने का कह रही हो। तो वहाँ फारूक इब्रू को मना लेता है। इब्रू कैमरा सेट करती है और वहाँ वो लोग कुबरा का सेकंड एक्सोर्सिज्म करने लगते हैं। वहाँ फारूक कुबरा से पूछता है उस जिन के बारे में, तो कुबरा कहती है कि वो एक फीमेल जिन है, उसके लंबे बाल हैं और उसका नाम सारे है और वो यहीं पर मौजूद है और वो तुम्हें देख भी सकती है और वो बदला लेना चाहती है। और वो कह रही है कि एक आंख के बदले आंख। और अचानक से सारे पोजेस कर लेती है कुबरा को। फारूक सारे को बोलता है कि मेरे पास वो सारी चीजें मौजूद है जिसने तुम्हें 24 साल तक जिंदा रखा। अगर तुमने अभी कुबरा को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें यहाँ जिंदा जला दूंगा। उसके बाद फारूक उस एमुलेट को जला देता है, जिससे हम देखते हैं कि वहाँ कैओस मच जाता है और कैमरा होने लगता है बहुत ज्यादा शेक और सारे मर जाती है और कुबरा वॉमिटिंग करने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाती है। फुटेज को कट लगता है और हम देखते हैं कि वो घर आ गए हैं और वहाँ सब ठीक है। वहाँ इब्रू रिकॉर्ड करती है कुबरा की प्रोग्रेसिव रिपोर्ट। उसमें वो बताती है कि कुबरा का एक्सोर्सिज्म किए हुए 4 घंटे हो गए हैं और उसकी कंडीशन किसी तरह से पहले से बेहतर है और उसने अभी तक किसी भी किस्म की इलनेस के सिम्टम्स शो नहीं किए। और कुबरा के मुताबिक उसकी बॉडी में अब कोई जिन भी नहीं है और वो नॉर्मल फील कर रही है। इब्रू पूछती है फारूक से कि तुम्हारे मुताबिक जादू किसने करवाया होगा। तो फारूक कहता है रिश्तेदारों में से किसी ने या फिर किसी ऐसे इंसान ने जो बहुत ज्यादा जेलस हो। तो इब्रू कहती है कि जादू करना इतना आसान है। तो फारूक उसको बताता है दावे के बारे में, जो एक निशानी है अपोकलिप्स से पहले की। दावे के बारे में कहा जाता है कि दुनिया को ऐसे घेर लेगा जैसे होता है एक स्पाइडर का वेब और हर घर में इंटर होगा। और फारूक के मुताबिक दावे है इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट ने दुनिया को एक वेब की तरह घेरा हुआ है और आज के दौर में हर घर में इंटरनेट मौजूद है, इसलिए उसको कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। फिर वो लोग सोने चले जाते हैं, लेकिन हमें अभी भी मूवी से एक ईरी सी फीलिंग आ रही होती है। जब वो लोग रात को सो रहे होते हैं तो वहाँ एक डोर अपने आप ही जोर से बंद हो जाता है। कैमरा कट होता है कुबरा के रूम में, जिसको देखकर पता चल रहा है कि वो हो गई दोबारा से पोजेस और वो अपना वेडिंग ड्रेस पहनकर कैमरे के सामने बोलने लगती है ये। वहाँ फातिमा उसको देखने आती है और वो उस पर हमला करके उसको मारने की कोशिश करती है। वहाँ एक बार फिर कियोस मच जाता है और इसरा कहती है कि कुबरा जरूर गई होगी उस विशिंग ट्री के पास। तो वो लोग एम्बुलेंस को कॉल करके उस विशिंग ट्री के पास चले जाते हैं और वहाँ उनको मिल जाती है कुबरा, जो फारूक से कहती है कि अगर तुम मुझे 1000 बार भी मार दोगे तो मैं 1000 बार वापस आ जाऊंगी और ये बॉडी हो जाएगी मेरी। वहाँ फारूक कुबरा को पकड़ लेता है, लेकिन इब्रू कुबरा को गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाती है और फारूक को कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ और तुम एक फ्रॉड हो। फुटेज कट होती है सुबह को और फातिमा हॉस्पिटल से वापस आ जाती है। फिर वो बताती है सारी स्टोरी कि जब कुबरा पैदा हुई थी तो बिलाल आया और कुबरा का गला घोटने लगा और कुबरा को कहने लगा चाइल्ड ऑफ द डेवल। तो मैंने उसको धक्का दिया जिससे वो गिर गया और जब वो गिरा तो उसके मुंह से बहुत सारा ब्लैक फॉर्म निकलने लगा। उसकी आंखें और जुबान स्वेल हो गई और वो मेरी आंखों के सामने मर गया। और मैं हमेशा सोचती हूँ काश मैंने कुबरा को नहीं बचाया होता तो आज मेरा भाई जिंदा होता और उसने मुझसे मरते वक्त कहा था ये। फातिमा ये भी कहती है कि मैं हमेशा सोचती थी कि मेरा भाई अचानक इतना अमीर कैसे हो गया, उसने मुझे कभी नहीं बताया। तो फारूक फातिमा से कहता है कि मुझे किसी ऐसे इंसान का बताओ जो किबरे दिरे गाँव के बारे में जानता हो। तो फातिमा नाम लेती है इलियास का और वहाँ से चली जाती है। वहाँ हम देखते हैं फारूक काम कर रहा होता है उस 71-75 वाले नंबर पर और वो कॉल करता है अपने एक दोस्त हिदायत को और उससे नंबर के बारे में पूछता है, जो बताता है जैसे ही मुझे इससे रिलेटेड इमेजेस मिल जाएंगी मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा। सीन शिफ्ट होता है उसी विशिंग ट्री के पास और इस पर वहाँ होते हैं बहुत सारे सांप
इतने में फारूक देखता है कि वहाँ से गाड़ी गुजर रही होती है। वो उसके पास जाता है लिफ्ट लेने के लिए ताकि किबले दरे जा सके और इलियास से मिल सके, और देखता है वो गाड़ी है इब्रू की। इब्रू उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और फारूक अपने बिहेवियर पर सॉरी कहती है। और फारूक उससे कहता है कि ये सब भूल जाओ, अभी चलो किबले दरे, वहाँ ये केस सोल्व हो सकता है। तो इब्रू से कहती है कि ये सब खत्म हो गया है, और फारूक कहता है और वो लोग चले जाते हैं किबले दरे। वहाँ हम देखते हैं कि कोई विंडो से उनको देखता है, जबकि ये पूरा विलेज बिल्कुल खाली है, यहाँ कोई नहीं रहता सिवाय इलियास के। वो लोग उस विलेज को एक्सप्लोर करने में लग जाते हैं इलियास को ढूंढने के लिए। घंटों ढूंढने के बाद उनको मिल जाता है इलियास, और हम देखते हैं कि ये वही है जिसने इन लोगों को फुटेज के शुरू में हाईवे जाने का रास्ता बताया था। वो लोग वहाँ जाके उसके घर में बैठ जाते हैं, और वहाँ भी बहुत सारे सिंबल और टेक्स्ट नजर आते हैं, और वो उससे पूछते हैं इस गांव के बारे में। तो वो उनको सारी स्टोरी सुनाता है कि 2 लोगों की गुनाह की वजह से सारा गांव कर्स हो गया, और उन 2 लोगों के नाम थे बिलाल दुरान और रमजी कारादुमा। तो वहाँ इब्रू कहती है रमजी तो मेरे डैड का नाम है। तो वो कहता है 24 साल पहले कुबरा के बाबा और तुम्हारे बाबा रमजी ने एक फीमेल जिन की मदद से खजाना ढूंढने की कोशिश की थी। उसका नाम था सारे। सारे का ताल्लुक जिन्नात के उस कबीले से था जो किसी इंसान की बॉडी को पोजेस करने के माहिर होते हैं, और उस कबीले का नाम है जुजुला। और ये कबीला हर छुपे हुए खजाने की लोकेशन को जानते हैं। जब बिलाल और रमजी ने खजाना ढूंढ लिया जिसमें था बहुत सारा गोल्ड, तो उन्होंने सारे को मारने का फैसला किया। जब सारे ने एक बॉडी को पोजेस किया हुआ था तो उन दोनों ने जिंदा उसको विशिंग ट्री के अंदर बड़ी कर दिया। तो इब्रू कहती है कि तुम्हारे पास इस बात का सच होने का क्या सबूत है। तो इलियास कहता है क्या तुमने कभी सोचा है कि 2 गरीब विलेजर्स अचानक इतने अमीर कैसे हो गए। कभी ये सोचा। और ना सिर्फ जुजुला कबीले ने बिलाल को जान से मार दिया बल्कि उन्होंने तुम्हारे बाबा को भी मारा है। इब्रू कहती है कि मेरे बाबा का एक्सीडेंट हुआ था। तो इलियास ने कहा कि वो उन्होंने ही करवाया था तुम्हारे बाबा को ब्लैकआउट करके। तो इब्रू कहती है कि ये सब बकवास है, जिस पर इलियास कहता है कि वही कबीला तुम्हें भी यहाँ पर लाया है और तुम्हें बहुत ख्याल से चलना होगा क्योंकि वो लोग नफरत करने और बदला लेने में सबसे आगे हैं। उन्हें अब कुबरा की बॉडी चाहिए सारे के लिए। उसी वजह से उन्होंने कुबरा की शादी नहीं होने दी क्योंकि वो कुबरा को कैप्चर करना चाहते थे वर्जन। और इस प्रोसेस को कहते हैं रीइंकार्नेशन। इसका मतलब है कि एक जिस्म में किसी दूसरी रूह का पैदा होना, और ऐसा करते हैं जिन्नात। वो एक जिन की प्रेजेंस को ट्रांसफर कर देते हैं किसी इंसान की दिमाग में और इंसान की पास्ट पर्सनैलिटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और उसके बाद इलियास उस विलेज में होने वाले कर्ज की इमेजेस दिखाता है जो होती हैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग। और इलियास कहता है जब रमजी और बिलाल ने गोल्ड को सेल कर दिया तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसा दिया विलेजर्स को भी, और उसका नतीजा निकला ये। फारूक कहता है तुम्हें ये सब किसने बताया। तो इलियास कहता है कि मेरी वाइफ ने। तो वो लोग हो जाते हैं हैरान। तो इब्रू पूछती है क्या वो यहीं पर है। तो इलियास कहता है कि मेरी वाइफ एक फीमेल जिन है, वो तुम्हें देख सकती है मगर तुम उसको नहीं देख सकते। तो फारूक कहता है क्या वो हमारी मदद करेगी। इलियास उससे पूछता है इस तरह। उसके बाद वहाँ लाइट ऑफ हो जाती है और फारूक चला जाता है साथ वाले रूम में। उसके बाद फारूक उससे कहता है कि हमें तुमसे और इलियास से कोई मसला नहीं है, बस हमें बता दो कि 71-75 क्या है और कुबरा को बचाने के लिए हमारी मदद करो। और उसके बाद वहाँ एक बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगती है, जिसको जब फारूक देखता है तो उसके अंदर होता है एक डिफेक्टेड बच्चा और उसके फोरहेड पर होती है एक आँख। वहाँ वो गिर जाता है और कैमरा शेक होने लगता है। इतने में वहाँ इब्रू आ जाती है और इलियास उन लोगों को वहाँ से जाने का कहता है क्योंकि जुजुला क्लैन बहुत खतरनाक है और वो हमें नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हम तुमसे बात कर रहे हैं। तो इलियास कहता है कि तुमने जुजुला क्लैन में से एक जिन को एग्जॉर्सिज्म के दौरान मार दिया जिसने कुबरा को प्रोसेस किया था। वो जिन सारे नहीं था बल्कि वो सिर्फ तुमसे झूठ बोल रहा था, जबकि सारे को ट्रैप किया है उस विशिंग ट्री के पास। फारूक और इब्रू वहाँ से चले जाते हैं और इब्रू कहती है कि मुझे इस बकवास पर भरोसा नहीं है। और उसके बाद वो देखते हैं अपनी गाड़ी को जिस पर होता है खून ही खून। वहाँ पैनिक करने के बाद फारूक इब्रू को बताता है कि कर्ज को ख़त्म करने के लिए हमें सारे को उस जगह से निकाल कर एक ब्लेड श्राउड में किसी और जगह बरी करना होगा। उसके बाद ये कर्ज ख़त्म हो जाएगा। वहाँ वो सिंबल को खोलते हैं और उसमें से बाहर निकलता है एक बड़े साइज का क्ले पॉट। फारूक उसको खोल देता है और उसमें से निकलते हैं बहुत सारा स्मोक। उसके बाद फारूक उसको बरी करने चला जाता है और इब्रू को सारे को बरी करते हुए रिकॉर्ड करने से रोक देता है। उसके बाद फारूक वापस आता है और कहता है कि ये सब ख़त्म हो गया।
और जाता है उस मकबरे में और वहाँ जाके जुलजुला कबीले से कहता है कि हमने अपना काम कर दिया, सारे को हमने ब्लड श्राउड पहनाकर एक साफ जगह पर बरी कर दिया है, अब कुबरा का पीछा छोड़ दो। और उसको रिप्लाई मिलता है ये। उसके बाद हम देखते हैं कि इब्रू और फारूक वापस घर आ गए हैं और इब्रू बात करती है अपनी मॉम से कि मुझे आपसे बाबा के बारे में कुछ बातें करनी है, और फारूक अपना सामान पैक कर रहा होता है वहाँ से जाने के लिए। अब आपको लग रहा होगा कि हैप्पी एंडिंग हो चुकी है, लेकिन मूवी अभी बाकी है। वहाँ आती है रफीका जो बहुत डरी हुई लग रही होती है और फारूक को कहती है कि मुझे कॉल आई थी इलियास की, वो कह रहा था कि फारूक को जल्दी मेरे पास भेजो वरना कुबरा की जान को खतरा होगा और वो नहीं बचेगी। और इब्रू भी इसके साथ जाने लगती है, लेकिन रफीका उसको वहीं पर रोक लेती है। तो फारूक कैमरा लेकर जाता है अकेला। वहाँ रफीका और इसरा होते हैं कुबरा के साथ और इब्रू होती है अपने कमरे में अकेली। तभी उसको मिलता है अपने कपड़ों से कुछ अजीब सा पेज, क्योंकि उस पेज पर बना हुआ आता है स्पेल्स का एक पैटर्न, और उस पर पिक होती है इब्रू और कुबरा की। और इस पिक में एक शैतान पी कर रहा होता है एक टॉयलेट के ऊपर। में फारूक को कॉल आती है हिदायत की, जिसको फारूक ने 7175 वाले नंबर के बारे में पता लगाने का कहा था। हिदायत फारूक को बताता है ये इमेजेस हैं 7175 कल्ट मेंबर्स की, जो आधी मुस्लिम और आधी क्रिश्चियन थी। और 7175 एक 2000 साल पुराना कोड है, और क्रिश्चियंस के अकॉर्डिंग हजरत ईसा को क्रूसीफाई किया गया था, मगर मुस्लिम्स के अकॉर्डिंग वो अभी भी जिंदा हैं। और इस कल्ट का भी यही मानना था कि हजरत ईसा को क्रूसीफाई नहीं किया गया, बल्कि वो अभी भी जिंदा हैं। फिर हिदायत फारूक को कहता है कि एक पेज पर 7175 लिखो और नीचे इन नंबर को लिखो अरेबिक वर्जन में, तो वो बनता है वीवो, और उसका लैटिन में मतलब होता है कि आई एम अलाइव, यानी मैं जिंदा हूँ। और तुम्हारे केस में वो जिनको इंसान बरी कर देते थे ये सोचकर कि वो मर चुके हैं, वो एक दूसरे को खबर देते हैं इस कोड के जरिए कि वो मरे नहीं हैं बल्कि अभी भी जिंदा हैं। और उसके बाद फारूक को समझ आता है कि सारे को जिंदा दफन किया गया था, और उस बुक के मुताबिक अगर किसी जिंदा जिन की कब्र को खोला जाए तो कर्ज और ज्यादा बढ़ जाता है। वहाँ अचानक से इलियास आ जाता है जो कहता है कि तुमने ये क्या कर दिया, जुलजुला क्लैन ने मेरी बीवी को मार दिया है। और ये सब प्लान था उस माँ और बेटी का, यानी रफीका और इसरा का। वो लोग बॉडी एक्सचेंज का स्पेल ट्राई करने वाले हैं, इसमें कुबरा की जगह बॉडी देंगे डॉक्टर की जो है इब्रू। तुम्हें इस वक्त डॉक्टर के साथ होना चाहिए था। तो फारूक कहता है कि तुमने मुझे कॉल की थी, तो वो कहता है मैं तुम्हें कॉल कैसे करूंगा, मेरे पास तो फोन भी नहीं है। उसके बाद इलियास को भी जुलजुला क्लैन मार देता है। उसके बाद फुटेज कट होती है और हम देखते हैं कुबरा को जो पूरी तरह बदल चुकी है। और उसके बाद होता है ये, रफीका और इसरा पकड़ लेते हैं इब्रू को और अपने साथ ले जाते हैं। फारूक इब्रू को बचाने घर जाता है, वहाँ वो कुबरा का बेड देखकर हैरान हो जाता है, और वहाँ बॉडी एक्सचेंज करने का स्पेल भी होता है। इब्रू को ढूंढते हुए उसको मिल जाती है फातिमा, जिसके ऊपर होता है एक सांप। फारूक बहुत ज्यादा पैनिक कर रहा होता है और जाता है उस विशिंग ट्री के पास और गिर जाता है एक वेल में। वहाँ हम देखते हैं कि रफीका और इसरा इब्रू को प्रिपेयर कर रहे हैं बॉडी एक्सचेंज रिचुअल के लिए, जिससे सारे कुबरा को छोड़कर चली जाएगी इब्रू में और वो उसको ले जाएंगे अपनी दुनिया में। वहाँ रफीका इब्रू को सारा सच बताती है कि बिलाल के साथ रैमजी भी शामिल था, यानी तुम्हारे बाबा, लेकिन इसका असर भुगतना पड़ा सिर्फ मेरी बेटी को, और अब तुम्हारी बारी है। इस बॉडी एक्सचेंज से सारे तुम्हारे अंदर चली जाएगी। उसके बाद वो इब्रू को जिंदा बरी कर देते हैं और फारूक के ऊपर पत्थर फेंक देते हैं, और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। अब मैं आपको समझाता हूँ शुरू से लेकर आखिर तक पूरी स्टोरी इन शॉर्ट। बिलाल और रैमजी दो गरीब दोस्त होते हैं और एक गांव में रहते हैं। उन्होंने जुलजुला क्लैन जो छुपे हुए खजानों के बारे में जानता था कि एक फीमेल जिन सारे की मदद से खजाना ढूंढा, और खजाना ढूंढने के बाद उन्होंने सारे को मारने का फैसला किया, क्योंकि सारे को भी बदले में कुछ चाहिए होगा, जैसे कि कोई सेक्रीफाइस या फिर उन दोनों में से किसी एक की बॉडी। और इसी वजह से उन्होंने उसको मारने का फैसला किया और सारे को ट्रैप कर दिया क्ले पॉट में। उन दोनों को लगा कि उन्होंने सारे को मार दिया है, इस तरह सारे जिंदा ही उस ट्री के पास ट्रैप हो गई। उसके बाद रैमजी को पता था कि जुलजुला क्लैन वाले सारे की मौत का बदला लेंगे, लेकिन रैमजी को ये नहीं पता था कि सारे मरी नहीं है बल्कि अभी भी जिंदा है। रैमजी ने अपनी फैमिली को बचाने के लिए जादू करवा दिया बिलाल पर और उसकी बेटी कुबरा पर, जो अभी पैदा भी नहीं हुई थी। और जुलजुला क्लैन को पता चला कि सारे जिंदा है उस कोड 7175 के जरिए। जब कुबरा पैदा हुई तो बिलाल को सारे नजर आने लगी, जो कि ट्रैप थी सिंबल में। बिलाल को पता चल गया था कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है सारे से मदद लेकर, और उसने कुबरा को चोक करने की कोशिश की ताकि ये कर्ज आगे ना जा सके।
लेकिन फातिमा ने उसको रोक दिया और जुजुला क्लैन ने मार दिया बिलाल को। और रफीका को पता चल गया था कि ये सब रैमजी ने किया है, इसलिए उसने सारा प्लान बनाया जुजुला क्लैन को कुबरा की जगह इब्रू की बॉडी देने का। रफीका ने इब्रू और फारूक को बुलाया और फारूक की मदद से कर्ज खत्म किया कुबरा के ऊपर से, जो करवाया था इब्रू के डैड रैमजी ने। फिर इलियास ने फारूक को बताया कि तुमने एक्सोर्सिज्म के दौरान जुजुला क्लैन के एक जिन को मार दिया जो झूठ बोल रहा था कि मैं सारे हूँ, लेकिन वो सारे नहीं था, बल्कि सारे अभी भी ट्रैप थी उस सिंबल में। फारूक ने अपनी बुक में देखा जिसमें लिखा था कि कर्ज को खत्म करने के लिए उस मरे हुए जिन को उसकी ग्रेव से निकाल कर बरी करना होगा ब्लेस्ड श्राउड में। लेकिन यहाँ तो बात हो रही है किसी मरे हुए जिन की, जबकि सारे तो जिंदा ही उस सिंबल में ट्रैप है। और यही मिस्टेक हो जाती है फारूक से। वो गलती से सारे को उस ट्रैप से आज़ाद कर देता है जिसका उसको पता भी नहीं चलता जब तक उसका एक दोस्त हिदायत उसको 7175 वाले नंबर की सच्चाई नहीं बताता, जिसमें हमें पता चलता है कि 7175 एक 2000 साल पुराना कोड है और अगर इन नंबर्स को अरेबिक में लिखो तो बनता है वीवो और उसका लैटिन में मतलब होता है कि आई एम अलाइव, यानी मैं जिंदा हूँ। जैसा कि कहा था हजरत ईसा ने उन लोगों से जो समझ रहे थे कि उन्होंने हजरत ईसा को क्रूसिफाई कर दिया, और जिन इस कोड को यूज करते हैं एक दूसरे को बताने के लिए कि वो मरे नहीं है और वो जिंदा है। तब फारूक को पता चलता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है और इस किताब के मुताबिक किसी ट्रैप जिन को फ्री करोगे तो कर्ज और ज्यादा बढ़ जाएगा। और ये वहाँ इलियास आकर बताता है कि ये सब प्लान था उस माँ और बेटी का, यानी रफीका और इसरा का। उन्होंने इन सब को इस्तेमाल किया अपने मकसद के लिए और वो कुबरा के बदले बॉडी देना चाहते हैं डॉक्टर की, जो है इब्रू। और वहाँ इब्रू के कपड़ों से निकलता है बॉडी चेंज करने का स्पेल। और इस तरह हम देखते हैं कुबरा को, जिसको सारे ने पूरा पोजेस कर लिया होता है, वहाँ रफीका और इसरा आते हैं और कुबरा को बेहोश करके ले जाते हैं बॉडी एक्सचेंज करने के लिए और उसको जिंदा बरी कर देते हैं ग्राउंड में, जबकि फारूक पैनिक करने की वजह से एक वेल में गिर जाता है। या ये भी हो सकता है कि जुजुला क्लैन वालों ने उसको गिराया हो, क्योंकि गिरने से पहले उसको नजर आ रहा था ये। और रफीका और इसरा उसके ऊपर पत्थर फेंक देते हैं और यहाँ ये मूवी हो जाती है एंड। मूवी के क्रेडिट्स में हमें बताया जाता है कि फारूक को कुछ दिन बाद वहाँ के गांव वालों ने बचा लिया था, लेकिन इब्रू का कुछ पता नहीं चल सका और इब्रू के घर वाले भी इस बारे में बात नहीं करना चाहते। मूवी जितनी सादी लगती है उतनी है नहीं, और मैंने इस मूवी को एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है जहाँ तक मुझे इस मूवी की समझ आई है। मुझे उम्मीद है कि आपको ब्रेकडाउन और एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और अगर दिल करे तो लाइक भी कर देना, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। और अपने दिल की बातें करने के लिए कमेंट सेक्शन तो मौजूद है ही।